प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के दौरे में अटल सेतु का आज उद्घाटन किया है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला है, जो 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर और लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। अटल सेतु को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है। इसके निर्माण में सरकार के साथ 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक उर्फ अटल सेतु का शिलान्यास साल 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। साल 2018 में इसका निर्माण शुरू किया गया था। इसे लार्सन एंड टर्बो, आईएचआई इंफ्रास्ट्रक्चर, देवू इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और टाटा प्रोजेक्ट ने सरकार के साथ मिलकर पब्लिक पार्टनरशिप मोड में बनाया गया है। पुल के सेवरी तरफ का निर्माण और ज़मीन से जुड़ा काम लार्सन एंड टर्बो और जापानी कंपनी आईएचआई इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स के एक संघ को सौंपा गया था। लार्सन एंड टर्बो का शेयर पिछले एक साल में 65.69% का रिटर्न दे चुका है। अटल सेतु के नवी मुंबई की तरफ का निर्माण देवू इंजीनियरिंग और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। इसके निर्माण की नोडल एजेंसी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA थी। वहीं जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने इसे फंडिंग मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सीधा संपर्क प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा के समय को भी ये कम करेगा। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का विजन शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे या कनेक्टिविटी को मजबूत करके नागरिकों को ईज ऑफ मोबिलिटी को बेहतर बनाना है। इस विजन के अनुरूप मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नावा सेवा अटल सेतु रखा गया है, जो अब तैयार हो गया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के जल्द ही लोगों के लिए खुलने की उम्मीद है। इस ब्रिज के माध्यम से लोग साउथ मुंबई से न्यू एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया नैना और मुंबई पुणे की यात्रा पर पीक आवर्स के दौरान लगभग 30 से 45 मिनट की बचत की उम्मीद कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस समुद्री पुल में क्या है खास। यह समुद्री पुल भारत की पहली ऐसी समुद्री पुल होगी जिसका निर्माण आर्थोट्रोपिक स्टील डेक टेक्निक के आधार पर किया गया है। ये दुनिया की सबसे मजबूत पुल में से एक होगी। इसमें 9,75,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगाया गया है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए इस्तेमाल किए गए कंक्रीट की 6 गुना है। लोग इस पुल के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़कर प्रमुख शहरों पुणे, बेंगलुरु और गोवा के लिए यात्रा के समय को भी कम कर देगा। इसकी मदद से मुंबई या नवी मुंबई के बीच यात्रा के समय को लगभग 60 मिनट से घटाकर 16 मिनट करने की उम्मीद है। यह रायगढ़ जिले को मुख्य शहर के करीब लाने में मदद करेगा। साथ ही यह सेतु नवी मुंबई में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एक कनेक्टिविटी विकल्प भी तैयार करेगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम अब देश की सबसे लंबा समुद्री पुल के तौर पर किया जाएगा। इस पुल में कई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो देश में नया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 22 किलोमीटर के पुल में से 16.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा समुद्र के ऊपर है। इसका वजन 2300 मीट्रिक टन है। कुछ समय पहले मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रेस रिलीज में बताया था कि MTHL के पैकेज 2 में 32 OSD स्पैन है और उसमें से 15 स्पैन पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं। आइए अब हम जो है भूटान के इलेक्शन के बारे में बात करें। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मंगलवार को भूटान के संसदीय चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीती और वह नई सरकार बनाएगी, क्योंकि निवासियों को उम्मीद है कि राजनेता हिमालय राष्ट्र में आर्थिक संकट को ठीक करने के वादों को पूरा करेंगे। राष्ट्रीय प्रसारक भूटान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि PDP ने सत्ता में लौटने के लिए 47 नेशनल असेंबली सीटों में से 30 सीटें जीत ली हैं और भूटान ट्रिडल पार्टी ने 17 सीटें हासिल की हैं। 2008 में पारंपरिक राजशाही से संसदीय सरकार में परिवर्तन के बाद से यह देश का चौथा आम चुनाव था। भूटान का चुनाव आयोग बुधवार को इसकी अंतिम घोषणा करेगा। मंगलवार के मतदान में उम्मीदवारों ने केवल पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे की PDP और पूर्व सिविल सेवक
पेमा चेवांग के नेतृत्व वाले बीटीपी का प्रतिनिधित्व किया। नवंबर में मतदान के प्राथमिक दौर में सत्तारूढ़ केंद्र वामपंथी डुक न्यामस्रूप श्योग्पा पार्टी सहित 3 अन्य पार्टियों का सफाया हो गया। भूटान चीन और भारत के बीच स्थित है। दोनों पड़ोसी लगभग 8 लाख लोगों की भूमि से घिरे देश में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। गंभीर आर्थिक संकट ने चुनाव प्रचार में प्रमुख भूमिका निभाई है। विश्व बैंक के अनुसार भूटान की अर्थव्यवस्था पिछले 5 वर्षों में 1.7% की दर से बढ़ी है। बेरोजगारी एक पुरानी समस्या होने के साथ विदेशों में उच्च शिक्षा और नौकरी की तलाश में युवाओं का पलायन देश की आर्थिक क्षमता को कमजोर कर रहा है। आर्थिक चुनौतियों से पार पाने के लिए भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने दिसंबर में पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम की सीमा पर स्थित सर गेल्फू में एक मेगा सिटी की योजना की घोषणा की, जिसमें विदेशी निवेश के साथ शून्य कार्बन उद्योग होंगे। राजा वांगचुक ने कहा कि शहर का निर्माण भूटानी संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखकर किया जाएगा और हिमालयी परिस्थितिकी तंत्र के साथ मिश्रित होगा। उन्होंने शीर्ष भारतीय व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की, जिनके इस परियोजना में निवेश करने की उम्मीद है। निर्माण भूटान में एक विशेष प्रशासित क्षेत्र में होगा जहाँ निवेश अनुकूल कानून है। ये हम पाकिस्तान के बारे में बात करें, जहाँ कई यूट्यूबर्स को जो है पाकिस्तान अपनी कस्टडी में ले रही है। जो यूट्यूबर्स जो है इंडिया को प्रेस करते थे और इंडिया के बारे में अच्छी बातें करते थे। आइए हम सुनते हैं डॉक्टर हरिमोहन और मुजफ्फर भाई, जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, उनके बीच की वार्तालाप कि कैसे जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं शोएब चौधरी वो जेल चले गए हैं। अब हमारा जो एक टॉपिक है आज का वो ये है कि पाकिस्तान में एक जाने माने यूट्यूबर जो कि पब्लिक रिएक्शंस लेते रहते हैं अलग अलग जगह पर जाकर। मैं भी एक बार उनके चैनल पर गया हूं, हमने भी एक हिस्टोरिकल डिस्कशन की है। उनको उनके व्लॉग चैनल पर एक खबर आई कि भाई उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जब भाई साहब गिरफ्तार कर लिया गया तो ऑब्वियस सी बात है, झटका तो लगेगा। अब गिरफ्तार किया गया तो मैं एक बार स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं कि असलियत में कहाँ किस तरीके से मुझे कैसे पता लगा। तो उनके फेसबुक पेज के ऊपर इस तरीके की एक यूट्यूब के ऊपर इस तरीके की एक तस्वीर आई और उस तस्वीर के अंदर वो जेल में दिखाई दिए। शोएब चौधरी व्लॉग्स जो भी आप कहते हैं, गेट अरेस्टेड बाय पुलिस, पाक मीडिया प्रोपेगेंडा अगेंस्ट शोएब, स्टे tuned for updates and please keep supporting regards टीम रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अब जिस तरीके से शोएब भाई को जेल के पीछे या सलाखों के पीछे डाला गया, मीडिया के प्रोपेगेंडा से ज्यादा कहीं ना कहीं एक शक तो हो गया कि भाई इनको जो गिरफ्तार किया गया है या वो गिरफ्तार हो गए हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम कुछ तो ऐसा है जो मतलब मीडिया को या यूट्यूब को दबाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके के उनके वीडियोस आते हैं बहुत सारे, हो सकता है पाकिस्तानियों को अच्छे नहीं लगते हों, और उससे भी बड़ी बात हो सकता है पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान के बाकी इस्टेब्लिशमेंट को अच्छे ना लगते हों। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर दूसरा पार्ट ये भी क्रिएट होता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी किसी बात को दबाने के लिए ऐसा कुछ किया गया हो। तो इसी पूरे मसले को समझने के लिए मुजफ्फर भाई मेरे साथ हैं। मुजफ्फर भाई, असलियत में ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये सारे का सारा वो है, और क्या कौन किस वजह से गिरफ्तार हुए, और क्या इसमें सरकार का कोई रोल है? सर जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, और आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। देखिए, ये जो मामलात है कुछ ये आज से नहीं है। पाकिस्तानी यूट्यूबर, ये इनकी तारीख पुरानी है। ये पहले भी इस तरह के वाकयात हमें देखने को मिले हैं। अगर देखा जाए तो पहले इसकी विक्टिम, जो सबसे पहली विक्टिम थी, वो रिबाहा इमरान है। आप जानते हैं, आपके जो चैनल पर भी बारहा वो आ चुकी हैं। तो रिबाहा इमरान भी इसी तरीके से पब्लिक रिएक्शन शो किया करती थी, जहां पर ये सारे लाहौर के यूट्यूबर्स जाते हैं, लिबर्टी मार्केट, बरकत मार्केट, वहां पर। तो वो भी वहां पर जाती थी, और इसी तरीके से उसने 1-2 वीडियोस बनाई थी जिसमें उसने सवाल किए थे कि जी अगर लड़कियों से कि आप अगर आपको मौका मिले तो आप किसी इंडियन से शादी करना चाहेंगी। तो उसको लेकर फिर कुछ जो ये
प्रोपेगेंडा चलाया गया पाकिस्तान के अंदर, एक प्लानिंग की गई। और प्लानिंग के अंदर आपको पता है कि एक और जो फीमेल यूट्यूबर है उसका नाम लिया गया। और मैंने खुद पर्सनली भी कुछ चीजें, कुछ प्रूफ ऐसे देखे कि जिससे मुझे मेरा एक शक था वो यकीन में बदला कि उसके पीछे वही थी। और यही जो जिसने अभी शोएब चौधरी के साथ जो अभी कर रहा था, मुकाबलाबाजी कर रहा था, जो एंकर था हमजा, यही उसके पीछे भी वही था। उसने वहां पर उसको हरासा किया, रिबाहा इमरान को। वो रिबाहा घबरा कर भागी, वो उसके पीछे भागा और बड़ी मुश्किल से उसने रिबाहा ने अपनी जान बचाई। और फिर इस चीज को हाईलाइट किया एक गया सेकंड, बहुत एक ज्यादा। सेकंड, एक सेकंड। जी जी हमजा रिबाहा के पीछे भागा? जी जी बिल्कुल, ये वीडियो है, आप अगर देखना चाहें तो ये वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, जिसमें रिबाहा अपनी जान जो है बचाकर भाग रही है। तो बड़ी मुश्किल से वो भागी है। और उसके बाद में ये वीडियो इतनी वायरल हुई है पाकिस्तान के अंदर कि मुझे, मेरे जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर देखने वाले हैं, या कुछ जो ऐसे लोग हैं जो रेडिकल माइंडसेट है, तो वो मुझे कहते हैं, मुझे भी इसी ग्रोह का हिस्सा कहा जाता है कि जी रिबाहा, डॉक्टर अभिषेक और मुजफ्फर, ये एक गैंग बन चुका है जो पाकिस्तानी जो मुसलमान है उनको हिंदू करता है। ये आप सोच देखें कि मुझे भी इसी गैंग का हिस्सा बना दिया गया है, रिबाहा और डॉक्टर अभिषेक, ये क्योंकि हम अक्सर चैनल पर इकट्ठे आते हैं। तो ये यहाँ पर ये चीज पाकिस्तान के अंदर सर्कुलेट हो रही है कि ये जिस तरीके से मुजफ्फर हिंदुओं की सपोर्ट में जाता है, माइनॉरिटी पे बात करता है, तो ये एक गैंग है कि जो डॉलर देकर लोगों को मुसलमान से हिंदू बनाता है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा था कि ये इस तरह की चीजें पाकिस्तान में चलती हैं। चीजें क्यों चली थी कि रिबाहा का चैनल उस वक्त बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था। तो जो दूसरी फीमेल थी, क्योंकि वो इंडियन कंटेंट पे पहली काम करने वाली थी, मैं नाम भी बता देता हूँ, अब सारी दुनिया को तो पता, सना अमजद जो उनका नाम है। तो सना अमजद के ऊपर टोटली ब्लेम लगाया गया कि वो, उसने ही हमजा को बोला कि आप इस तरीके से इसको रिबाहा के ऊपर एक वीडियो बनाएं और उसको वायरल करें, तो ताकि रिबाहा का चैनल जो है वो डाउन हो जाए। अब देखें, जब से वो सारी वीडियो बनाई गई, रिबाहा के ऊपर प्रेशर डाला गया, उसके बाद रिबाहा बाहर नहीं निकल सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती। वो इतनी डरी और सहमी हुई है कि